Hello students, very warm welcome to all of you. And here the first slide is showing you कि आज हम लोग क्या करने चल रहे हैं. It is a set of few questions and that is based upon the JEE Advanced Pattern exercise. Idea is simple. After going through the entire theoretical aspects, concepts and theory, let's discuss few questions so that we can get a better idea, how we should try to handle the questions. Fine. So, you know in JEE Advanced Pattern there are various types of questions, maybe one option correct, only one option correct, more than one option correct, paragraph या और passage based, फिर उसके बाद आपके comprehension वाले जो questions हो गए, matrix match भी रहता है, फिर आपका इंटीजर टाइप हो गया. तो बहुत सारा पैटर्न है और IITs अपने इस मतलब क्वेश्चन पैटर्न को हमेशा चेंज भी करते रहते हैं, है ना. 2 पेपर होते हैं आपके और एक सब्जेक्ट में आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन के बीच आपको PCM मिला के मिल जाता है. तो हम लोग कुछ वैसा ही कोशिश करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे. सारे टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे तो पॉसिबल नहीं होते हैं, बट एक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. यहाँ पे आइडिया ये नहीं है कि ये क्वेश्चन लिया, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया और मैंने बोला कि ये सोल्यूशन आप सीख लो. नहीं, हमें ये अप्रोच डेवलप करनी, क्योंकि JEE एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो कैलिबर है वो डिफरेंट है. ठीक है. सो वी हैव टू मेक आवर मेंटल मेकअप इन दैट वे कि हमें कैसे क्वेश्चन को हिट करना. अभी चूंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, अभी आप देखो तो ये मोशन इन प्लेन है. पहला हमारा मतलब कहना चाहिए कि फिजिक्स के ऊपर पहला वो जा रहा है टॉपिक, कोर फिजिक्स में, जहां हम प्लेन में जो है अगर मोशन है तो उसकी बात कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे जैसे कि एक रोटेशन का चैप्टर आपका आएगा या और भी आगे, तो फिर धीरे धीरे कोशिश करेंगे हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे. अच्छा, ये एक्सरसाइज 1 होगी, फिर कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, ऐसे करके हम लोग चलते जाएंगे. एक चीज मैं और बता दूं कि एडवांस पैटर्न में, है ना, JEE मेंस पैटर्न में आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन हम लोग अराउंड 30 मिनट्स में फिनिश कर लेते हैं. मगर अब चूंकि आपको पता है एडवांस पैटर्न में क्वेश्चंस लंबे भी होते हैं, पैराग्राफ है, पढ़ना है, समझना है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से JEE एडवांस पैटर्न में मैंने डिसाइड किया है कि देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. फाइन. एक वीडियो में 5 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आराम से उसको डिस्कस करेंगे. एडवांस में टाइम एक फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऐसा होता है, और अब तो आपको पता ही पिछले सालों से वो प्योरली अब सिर्फ कंप्यूटर बेस हो रहा है. तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं होता है. नॉर्मली कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि एडवांस पैटर्न के एग्जाम के बाद कि मुझे टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चंस मुझे आते थे. बात ये होती है टाइम बहुत होता है, क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करेंगे इसके हिसाब से. मेंस पैटर्न में जरूर टाइम एक फैक्टर होता है. ठीक. तो विद दीज फ्यू सिंपल पॉइंट्स ज्ञान देने के बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की. जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन रहेगा, तो आप लोग प्लीज उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ही मूव करिएगा. ठीक है. पेपर में भी यही करना है, क्योंकि कई पैटर्न हैं जिस पे एडवांस जाता है. ओनली वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट, मैट्रिक्स मैच, आपका इंटीजर टाइप. आपका लास्ट टाइम पे जो इंटीजर टाइप आए उसमें खाली 0 से 9 नंबर नहीं था, और भी बड़े नंबर्स थे. और कंप्रेहेंशन टाइप से बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग हर क्वेश्चन के उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे. फाइन. आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. तो पहली चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. इसमें ABCD में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की. एक चीज और फील करिएगा, JEE का जो मेंस पैटर्न है, जो कि अभी एक दूसरी एजेंसी करा रही है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी NTA, तो उनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सिंपल रहता है. बट इसमें इवन जो ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होते हैं वो भी कुछ ठीक ठाक सा मतलब वेटेज लेके आते हैं. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. A ball is projected upwards from the foot of a tower. अच्छा, डायग्राम बनाएंगे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको इसे सोचते भी रहना, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन कंप्यूटर पे पढ़ने हैं,
है ना, और रफ पेपर आपको रहेगा, उस पर आपको सॉल्व करना है। तो एक बार आप कंप्यूटर की तरफ देखोगे फिर आप बनाओगे डायग्राम। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन जैसे जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते चलें वैसे वैसे उसका विजुअलाइजेशन भी करते चलिए। सो बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। चलिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। एक काम करता हूं, डायग्राम को क्वेश्चन के नीचे ही बनाता हूं, यहां पे आसानी रहेगी समझने में। ये ग्राउंड है और यहां पे एक टावर है, ठीक। टावर में यहां से मतलब फुट से किसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ये टावर बना दिया गया और यहां से प्रोजेक्ट, ये मैं अलग शो कर रहा हूं, इसी जगह नहीं खड़ा हूं जिससे कि डायग्राम क्लियर रहे। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? ये कैमरा है मेरे सामने थोड़ी दूरी पे, अगर मैं इस ब्लू कलर के चौक होल्डर को ऊपर फेंकूं तो एक बार ये ऊपर जाने में इसको क्रॉस करेगा और दूसरी बार ऊपर रुक के नीचे आने में क्रॉस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, मतलब गया किसी टाइम पे और फिर 6 सेकेंड के बाद वापस आया। एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में ये 1 2 यहां करता है और 12 सेकेंड में, फेंकने के 12 सेकेंड के बाद ये नीचे आ जाता है। हमें टावर की हाइट पता लगानी है। अब देखिए इस क्वेश्चन का ना टेम्परामेंट एकदम डिफरेंट हो गया है, तो बेसिक वही अपना v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी वाला रिजल्ट लगना है, लेकिन आप सोचो ना थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया गया, ठीक। तो हम लोग इस डायग्राम को अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम B है और ये टॉप पॉइंट C है। मतलब u वेलोसिटी से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया। आप कुछ मत देखिए, मेरे उस पर लाइट पड़ रही है उसे मत देखिए, क्वेश्चन मत देखिए, डायग्राम समझिए। A पॉइंट से u इनिशियल वेलोसिटी से मैंने बॉल को फेंका, बॉल B के सामने से निकली, एक बार पास कर गई। अगर यहां पे आप एक फोटो सेंसर लगा दो तो वो पहली रीडिंग नोट कर लेगा। उसके बाद बॉल चलती हुई चली गई, C तक पहुंची, C पे रुकी, रुकने के बाद नीचे गिरनी शुरू हुई, फिर B से जो है पास हुई और फिर A पे वापस आ गई। आपको पता ये लगाना है कि इस टावर की जो हाइट h है वो कितनी है, ठीक। तो क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर हो गया है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं इधर आऊंगा, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा गायब हो, डजंट मैटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो TBC, इसका मतलब हुआ कि B से C तक जाने में कितना टाइम लगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, क्योंकि मोशन तो G के अगेंस्ट, मतलब G के रेफरेंस में हो रहा है ना। तो भाई ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, मानते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के, ठीक। उसके बाद आएगा TAC, ध्यान दीजिएगा, TAC का मतलब है A से C तक जाने में लगा टाइम। बच्चों ये हो जाएगा 6 सेकंड का, मानते हैं इस बात को, क्योंकि 12 सेकंड तो पूरा टाइम लगा है यहां से वहां तक जाने, वहां से यहां तक आने में। और बेसिक आपको पता है कि जितना जाने में लगाएगा उतना ही आने में लगाएगा। हालांकि मैं चाहता तो सीधा लिख देता कि B से C तक का टाइम इतना, A से C तक का टाइम इतना, बट थोड़ा अच्छा रहता, मैं आपको समझा रहा हूं पूरी चीज तो क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद आपको लेना है TAB, यहां से यहां तक का टाइम। तो TAB मेरा आएगा 3 सेकेंड्स, ठीक। जरा इन टाइमिंग्स को मैं यहां पे रख देता हूं। तो TBC है मेरे पास 3 सेकेंड, ठीक। TAC है मेरे पास 6 सेकेंड्स और TAB है मेरे पास 3 सेकेंड्स, ठीक। आपको ये अब रेडी रेफरेंस डाटा मिल गया है। ओके, नाउ इस रेडी रेफरेंस डाटा में अब हम लोग वैल्यू यूज करेंगे अपना बेसिक फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस माइनस GT वाला रिजल्ट, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई इसकी 0 हो जानी है, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा। तो U बराबर यहां पे क्या मिलेगा मुझे, U बराबर यहां पे मुझे मिलेगा, वैल्यू गिवन है ना,
फुट ऑफ अ टावर, द बॉल क्रॉस टॉप ऑफ टावर ट्वाइस आफ्टर एंड 6 सेकंड। ओके, तो u बराबर मैं सॉल्व करूंगा, g की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूं क्योंकि गिवन भी है, और t की वैल्यू मैं 6 रख लेता हूं, तो 60 मीटर पर सेकेंड मुझे u मिल गया, जबकि ये v जो है मेरा ये 0 होगा, फाइनल जो वेलोसिटी मेरे को आएगी। ठीक है, तो h बराबर आएगा मेरा UTAB। ध्यान दीजिएगा, ये ए बी वगैरह मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, बजाय 3 अलग अलग टाइम में डिनोट करूं, इस टाइप से हम लिख लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो UTAB माइनस हाफ GTAB स्क्वायर। ठीक, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 60 हो गया, TAB की वैल्यू 3 हो गई, माइनस 10 आ गया, इंटू 9 हो गया। ठीक है, तो 180 माइनस 45, सो सीधा सीधा मुझे आंसर मिल गया 135 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस टावर। तो उस हिसाब से अगर मैं आंसर सेलेक्ट करूं तो ये जो बी है मेरा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, केवल एक ऑप्शन करेक्ट में। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चंस बड़े हैं, मुझे फ्रेम थोड़ा इधर करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। एक बार ये सोल्यूशन में फिर से कहूंगा, आप देख लीजिए पूरा जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ये। ठीक है, और अब चूंकि मुझे आंसर मिल गया तो मैंने कुछ नहीं किया, गिवन ऑप्शंस में मैंने सिर्फ आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा मेंस एग्जाम के लिए 2.5 लाख मतलब 2.5 पौने 3 लाख लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। आप अगर रफली 40% भी स्कोर कर ले जाते हो ना, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई ना कोई IIT कैंपस मिल जाएगा। तो मुझे एडवांस एग्जाम के लिए क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि पता चला 2 सब्जेक्ट में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और फिर एक सब्जेक्ट में आप पूरी तरीके से बस बहुत कम नंबर लेके आए। आई नो पर्सनली सो मेनी स्टूडेंट्स कि मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर है, फिजिक्स में -10 नंबर आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जेई एडवांस एग्जाम क्वेश्चन के अंदर निगेटिव मार्किंग करता है। ठीक है ना, और वो बड़ी गजब मार्किंग होती है। आउट ऑफ 4 अगर करेक्ट हैं, आपने 2 सही करे 2 गलत करे तो माइनस नंबर आएंगे। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, इट्स अ टोटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। जब हम लोगों ने IIT ज्वाइन की थी डिफरेंट मैटर था, राइट नाउ इट इज डिफरेंट। चलिए, एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बड़ा सा ब्यूटीफुल डायग्राम है, ये कुछ सांप वाप ऐसे चल रहे हैं, देखते हैं क्या है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अच्छा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे करके एक बॉल यहां पे डाल दी गई, नीचे फर्श है बढ़िया अच्छी सी मार्बल की, उस पर बॉल गिर रही है। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 1/2। ई की वैल्यू 1/2 है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल विल बी गोइंग टू लुक हाउ मच। फाइन, तो जो ये बनेगा ये किस टाइप का जो है ग्राफ बनेगा, वो सोचने की चीज है। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करूं कि ये होगा तो वो होगा तो ऐसा होगा, हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट। चलिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर उसके बाद फिर टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस, फिर ये देखिए ऐसे जा रही है, फिर मतलब ये जिग जैग फैशन में डिस्टेंस हो रही है। ऐसा ही कोई ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक, आप बॉल को डालोगे तो बॉल नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद में रुकेगी, रुकने के बाद थोड़ा हाइट ऊपर आएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर थोड़ा कम हाइट, थोड़ा कम हाइट, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक, अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखें तो डी वाला जो ऑप्शन है वो तो मेरे लिए हो गया मीनिंगलेस। ठीक, दूसरा आप ऑप्शन अगर देखिए तो ए, सी और बी बचता है। अब आप अगर ध्यान से बी देखो तो वो हमारे किसी भी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट नहीं बैठ रहा है। रीजन बीइंग, आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एस का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है।
अच्छा, और जब हम लोग बात कर रहे हैं ए वाले ग्राफ में तो उसमें साफ कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्मली, जबकि यूनिफॉर्म नहीं बढ़ती। आप इसको फ्री फॉल कराओगे तो पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस चलेगा दूसरे में उतनी नहीं चलेगा, बिकॉज द मोशन इज अंडर द ग्रेविटी। वेलोसिटी इसकी हर सेकंड पे चेंज होती जा रही है। तो अब ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं लॉजिकली लिख भी दूंगा एक दो पॉइंट। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगाते हैं जो हमारी इनिशियल उसकी है, ठीक है। आफ्टर दैट बचा सी और बी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी, ठीक। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखिए क्या हो रहा है यहां पे, ये वाला पीक और ये वाला पीक नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो हुई कॉमन सेंस की बात। फिजिक्स मुझे फिजिक्स की खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये निकाल लिया। अब हम लोग जरा एक दो पॉइंट्स लिख देते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, ठीक है। आइए, पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं, द बॉल विल स्टॉप। मैं बढ़ता जाऊंगा, आप लोग भी थोड़ा इधर देखते रहिएगा। द बॉल विल स्टॉप आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ भाई कि मेरे पास मान लीजिए एक बॉल थी, मैंने ऐसे उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो जाएगी, हिट करेगी, थोड़ा हाइट ऊपर आएगी, फिर जाएगी, फिर हिट करेगी, फिर कम हाइट, फिर कम हाइट, फिर कम हाइट, तो ऐसे करके फाइनली बॉल जब सेटल होगी इसमें काफी टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ड्रॉप किया और रुक गई, तो 5 6 7 8 9 10 बार ऊपर नीचे धीरे 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 देन सेटल डाउन। तो बॉल विल स्टॉप आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक। चलिए दूसरा देखिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। ये वो लॉजिकल पॉइंट्स हैं जो आपके समझने के लिए हैं, अदरवाइज डायग्राम तो खुद ही बोल रहा है कि भाई मैं करेक्ट ऑप्शन मैं हूं, ठीक। दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इक्वल टू हाइट। जितनी भी वो हाइट चल लेगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 h1 h2 h3 h4 एंड सो ऑन फाइन। सो ये मोशन कैसा होगा? मोशन होगा, ध्यान दीजिएगा, मोशन इज, पहली चीज, पहले एक्सेलरेट करेगा, ठीक। मानते हैं बात को? मैंने बॉल ड्रॉप कर दी तो पहले एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, फिर रुकेगा ना तो रिटार्ड करेगा। रुकेगा कब? टक्कर आने के बाद जो ऊपर आएगा, फिर रिटार्ड करेगा। अच्छा, रिटार्ड करने के बाद हवा में जब रुक जाएगी बॉल, फिर नीचे चलना शुरू करेगी, तो फिर से एक्सेलरेट करेगी, अगेन एक्सेलरेशन। तो ये मतलब इस पॉइंट को डिफाइन करने में सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका सी का हो रहा है। अब आप खुद देख लो, ए और डी तो आप आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, वो मुझे पता है, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। अब यहीं पे शुरू होती है प्रॉब्लम जेईई एडवांस एग्जाम में। पहले जरा समझ लीजिए प्रैक्टिकल अप्रोच, क्वेश्चन का सोल्यूशन तो खैर समझेंगे ही। मान लीजिए इसमें करेक्ट है बी और सी, से फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन में आपने मार दिया बी करेक्ट, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। आपने सी भी कर दिया, बी और सी दोनों करेक्ट थे, तो आपको फुल मार्क्स मिले। लेकिन आपने बी किया जो कि सही था और लालच में आपने डी भी कर दिया, तो अब आपको मार्क्स 0 नहीं मिलेगा बल्कि निगेटिव मिलेगा, क्योंकि आपने गलत भी किया। जेईई के एडवांस एग्जाम की ये खासियत है कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बिना श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे। यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, ऐसी गलतियां अफोर्ड कर सकते हो क्या आप?
सपोज यू आर गोइंग टू बिकम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और प्रोग्राम में आपने कहीं जरा सा भी एक कोडिंग में गड़बड़ करी तो पूरा प्रोग्राम बेकार है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलेट कर लें आप सिर्फ उतना ही मार्क करिएगा। हो सकता है इसमें से बी सी डी 3 करेक्ट हो, आपको एक ही समझ में आया सॉल्व करने के बाद, उतना ही करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन पे। ये नहीं कि 3 सही थे 2 सही किए, गलत किया तो पता चला निगेटिव नंबर लेके आ रहे हैं, नहीं करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में एक पार्टिकल जा रहा है, उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है। फाइन, इस तरीके से अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो 4 ऑप्शंस इसके गिवन हैं अबाउट एक्सेलरेशन, वो मतलब क्या इसमें से करेक्ट हो। जैसे पहला कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, कि v और s ग्राफ को देख के ये बताओ। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज पैराबोला। तो इन ऑप्शंस को आपको पढ़ के अब मूव करना है कि मुझे करना क्या है। तो आइए, क्वेश्चन आपकी समझ में अगर आ गया हो तो यहाँ पे कुछ खास नहीं, देख लीजिएगा एक बार। मैं यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन लिखने चल रहा हूँ। एक्सेलरेशन बराबर होता है a dv बाई ds, मानते हैं इस बात को आप लोग, बेसिक सा रिजल्ट है मेरा। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है कि v डिक्रीज कर रहा है, बट dv बाई ds का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई ds, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट। ठीक, a इज इक्वल टू v dv बाई ds होता है, ये फॉर्मूला है। v डिक्रीजिंग है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ग्राफ में कहा गया है, लेकिन dv बाई ds का जो मॉड है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग है। मानते हैं बात को? ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है तो एक चीज और, ठीक, और dv अपॉन ds बराबर, सॉरी यहां मुझे s लिखना चाहिए था, dv बाई ds इज इक्वल टू, छोटा लिख गया था वो, a विद माइनस साइन। तो वेलोसिटी आपको ये यहां से दिख रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है। फाइन, अब a और b दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, वेयर a b बोथ पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ठीक, तो ग्राफ जो है वो एक लाइन मिलेगी, किसकी? एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो है वो एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन जो है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ होगी जिसका इंटरसेप्ट निगेटिव होगा। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, आपका एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो लाइन होगा, लाइन। ठीक, विद पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट, विद पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो करेक्ट आंसर आएगा ए और सी। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन के लिए कर दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि आप पूरी बात समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्रेहेंशन टाइप, और उसमें एक पैसेज दिया है छोटा सा, और उस पैसेज के बेसिस पे मैंने तो एक ही क्वेश्चन रखा है, पर नॉर्मली आपके एक्चुअल एग्जाम में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पीस के ऊपर एक छोटा सा जो पैसेज गिवन रहता है, आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, हम लोग एक कोई क्वेश्चन कर लेते हैं अप्रोच समझने के लिए। तो पैसेज है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से शुरू होता है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो इस इक्वेशन की तरह टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक,
तो ए जो है वो मीटर पर सेकंड में है, टाइम जो है वो सेकंड में है। अब आपको ये बताना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इस पार्टिकल का वो कैसा होगा। यहां पे एक बात तो साफ दिख रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मुझे अब उस पर्टिकुलर नेचर को पता लगाना है जो इस पूरे कहना चाहिए मोशन को, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो आइए, मैं अभी कोई ये नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं जरा वो कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक, उसके बाद बात करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पार्टिकल का कैसा होगा। तो हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ए को मैं क्या लिख सकता हूं, चलिए डिफरेंशिएशन मेथड में सोचिए। तो मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए x गिवन होता तो dx बाई dt मेरी वेलोसिटी होती, d2x अपॉन dt स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन होता। और वैसे मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करता हूं dv बाई dt में, तो v इज इक्वल टू dv बाई dt, तो v dt इंटीग्रल इज इक्वल टू dv इंटीग्रल। तो इस टाइप से मुझे रिलेशन आएगी, तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। Particle starts from rest with the time varying acceleration a is equal to 2t minus 4. Here t is in second and a in meter. अब आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये कंप्रिहेंशन टाइप में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, हम लोग AT ग्राफ बनाते हैं, जरा वही दिखाना ही है। ठीक है, AT ग्राफ, चलिए AT ग्राफ मेरे पास में अभी तो दो ही कलर की चौक हैं। तो यहां पे ये मेरा हो गया A और ये हो गया मेरा T। ठीक, और ग्राफ को मैं कुछ ऐसे करके बना देता हूं। तो ये लाइन ये हो गई बेसिकली 4 की, और ये लाइन हो गई ऐसे एक्सेलरेशन की। थोड़ा बड़ी कर देते हैं। ठीक, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से 0 होगी। भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, आपने इस ग्राफ के हिसाब से देखा, AT का ग्राफ जो बनाया आपने, वो वैल्यू वहां गिवन है, उससे लेके हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो v इनिशियल अगर 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी फिर कब 0 होगी, जब पॉजिटिव निगेटिव एरिया जो है वो इक्वल होगा। ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो पार्टिकल वेलोसिटी पहले यहां समझ लीजिए, वहां मार्क कर लेंगे। सो पार्टिकल वेलोसिटी इज अगेन 0 when positive negative area consideration is taking place. Fine, positive negative area is equal. चलिए, अब मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल है इसको समझ पाना। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव एरिया अगर है इसमें, तो v माइनस टी ग्राफ जो है, ग्राफ इज अ पैराबोला। क्लियर हो गया, बी पैराबोला, ठीक है, दैट इज VT ग्राफ इज अ पैराबोला। सो it will pass through the origin, which will pass through the origin, which will pass through the origin. ठीक है, तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, द पैराबोला विल पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है भाई, ये लंबे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट। पता चल रहा है कि जहां पे सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट बिट देखना है वहां मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ रहा है। तो जेई एडवांस का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि चीजें मुश्किल होंगी, बट यस दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन नेचर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए जरा। इंटीजर टाइप मैंने पिछले कुछ सालों का पैटर्न फॉलो किया है, तो मैंने कहा है कि 0 से 9 के बीच, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ मतलब 2018 मई 2018 में, आई थिंक इट वाज ऑन 20th ऑफ May, उसमें जो इंटीजर टाइप वैल्यूज थी ना वो 0 से 9 के बीच नहीं थी, वो 2334, 4000 मतलब कोई भी नंबर हो सकता था, इस टाइप से थी। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा, और बहुत सारे बच्चे इनर्शिया में मतलब गलत किया, उन्होंने सॉल्व किया और सपोज आंसर आया 2, 3, 4, 5, तो उनको लगा कि मतलब 0 से 2 के बीच ही, इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं, वहां पे उन्होंने 2 मार्क कर दिया। तो सॉल्यूशंस बाद में ऑनलाइन आए थे, आप लोगों ने अगर देखे हों, अगर आप अपीयर हुए थे तो आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था। तो प्लीज बहुत केयरफुल होके आपको जो है गाइडलाइंस पढ़नी है। अच्छा चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A stone is dropped from certain height which can reach the ground in 5 seconds। 1 मिनट, मैं कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाऊं, उसके बाद बात करते हैं। भाई ये ना एक टावर था, इस टावर के ऊपर खड़ा होकर मैंने सोचा कि चलो बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया। ठीक, अब वो पत्थर जो है वो 5 सेकंड में ग्राउंड पे आ जाता है। इफ द स्टोन इज स्टाफ्ड आफ्टर, हाँ ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां से जब ड्रॉप किया तो चलते 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 5 सेकंड में वो नीचे आ जाना, ये बात मुझे पता है। ठीक, मैंने क्या किया, यहां पे किसी को खड़ा कर दिया या कुछ भी, कि 3 सेकंड तक इसको गिरने दिया और फिर रोक दिया। रोकने के बाद फिर से मैंने इसको रिलीज कर दिया। ठीक, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इतनी दूरी को ये 2 सेकंड में कवर नहीं कर पाएगा, मानते हैं। If the stone is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, find the time by the stone to reach the ground for remaining distance। कि मतलब अब ये जो दूरी जो पहले वो 2 सेकंड में कवर कर रहा था, जब मतलब गिर रहा था, अब कितनी दूर में कवर कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सोल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। तो h इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर। ठीक, इसमें हम लोग वो टाइम लेंगे जो इनिशियली था। अरे कर क्यों रहे हैं ये जानते हैं, बड़ी सीधी सी बात है भाई, हम लोगों को टावर की हाइट पता चल जाएगी। तो 125 मीटर ऊंचा हो गया हमारा टावर। ठीक, 3 सेकंड में चली गई दूरी, क्या लिखना चाहिए इसको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3 सेकेंड में चली गई दूरी, मान लेते हैं उसको हम लोग d। तो d बराबर हो गया बच्चों हाफ GT2 स्क्वायर, है ना। वैल्यू रख दोगे आप, और कितना रखोगे यहां पे, 3 सेकेंड रखोगे ना, तो 45 मीटर ये गिर गया। अब उसे जानते हैं गिरना कितना है, तो 125 माइनस 45 उसे गिरना है। कितना हो गया, 25 और बचा कितना, 20, 80 मीटर उसे गिरना है। अब ठीक, तो मैं ये हटा देता हूं, 1 सेकेंड, यहां पे नंबर लिख के, या क्या जरूरत है, 80 मीटर की डिस्टेंस उसे गिरनी है, यहां पे लिख देता हूं मैं। ये है 125 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक है 80 मीटर। मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया है, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। अब 80 मीटर की डिस्टेंस उसने नीचे आनी है। ठीक, तो 80 मीटर की डिस्टेंस गिरने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अगर रख लूं, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, फ्री फॉल ही तो हो रहा है। अगर फ्री फॉल नहीं होता तो हम रखते हैं h इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2s/g। तो मुझे लगता है इसका आंसर आ जाना चाहिए 2 × 80/10, मानते हैं। ठीक, तो बेटा ये हो गया 8 2 जा 16, 16 अंडर रूट में, तो 4 सेकेंड। वेरी सिंपल, मतलब यहां से यहां तक अभी 4 सेकेंड में गिरेगा। तो जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भरना चाहिए, वो नंबर होगा 4। ठीक, तो मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई प्रेडिक्शन है या समथिंग लाइक दैट।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एडवांस पैटर्न में आते हैं, संभावना होती है, तो हमें इस तरीके की अपनी अप्रोच रखनी है। बहुत टाइम इसमें गया है, ठीक है ना। अब इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और अगले क्वेश्चंस लेके फिर कभी दूसरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग वापस आएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।